हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार प्लस एकेडमी पर। आज मैं यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल की जो जीएस की सीरीज़ करा रहा हूं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं। इस सीरीज़ में मैंने 1500 प्रश्न कराने का लक्ष्य रखा है। ये हमारे 1500 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपका फिर कोई भी प्रश्न जीएस से संबंधित गलत नहीं होगा। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, देखिए एक तरफ हड़प्पा स्थल दे रखे हैं और एक तरफ दे रखे हैं स्थिति वो किस राज्य में स्थित हैं। तो हमको इनपे क्या करना है, मिलान करना है। चलिए देखते हैं। देखिए मांडा ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो ए का क्या आएगा, तीसरा। ठीक है ना, मांडा कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर। दामाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, ये महाराष्ट्र में। तो बी का क्या जाएगा, चौथा, बी का 4। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। तो सी का हो जाएगा हमारा पहला। और राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में, इसका। और डी का हो जाएगा दूसरा। तो हमारा क्या बनता है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। देखिए वेदों में जो नदियां हैं वर्तमान में उनको अलग अलग नाम दिए गए थे। तो हमें बताना है कि जो अस्कनी नदी है वो वर्तमान में किस नदी को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी झेलम। तो देखिए जो अस्कनी नदी थी वो किसे जाना था, चेनाब नदी को। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए ब्यास को क्या कहा जाता है, बिपाशा, इसे भी ध्यान रखना। रावी नदी को क्या कहा गया है, परुष्णी वेदों में। और झेलम को क्या कहा गया है, वितिस्ता। इसे भी अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन बी प्रताप के चालुक्य ने, ऑप्शन सी गंगवंशों ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो एलोरा का कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी लखनऊ थी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, लाहौर को बनाया था। इसके बाद जो शासक बना था कौन बना था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी बनाया था दिल्ली को। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तु संस्थापक कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। से भी अच्छे से याद रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, लाहौर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए सन 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1565 ईस्वी में, ऑप्शन सी होगा सन 1576 ईस्वी में, ऑप्शन डी है सन 1586 ईस्वी में। देखिए तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1565 ईस्वी में। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये दो गांवों के बीच हुआ था, इसका नाम था राक्षसी और तंगड़ी, इस नाम से भी आ सकता है इसका युद्ध। ये ठीक है ना, ये दो गांव थे नाम के, इन गांवों के बीच में हुआ था। ये तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। ये सन 1565 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। देखिए अकबर ने एक प्रथा चलाई थी, मनसबदारी प्रथा। ठीक है ना, इसमें जात और सवार संबंधित थी, कितने घोड़े किसके पास होंगे। उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा संशोधन करके इसके जो पुत्र था जहांगीर, उसने इसके स्थान पर 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जहांगीर। जहांगीर ने ये प्रथा चलाई थी, किस प्रथा को जगह, मनसबदारी प्रथा की जगह। ठीक है ना, इसको अच्छे से याद रखा। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी, ये अकबर ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी लाहौर में। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है। एक था HRA थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है ना। तो देख हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1924 ईस्वी में कानपुर में। इसके सदस्य थे सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। और HSRA की स्थापना दिल्ली में होती है, किसने की थी है, चंद्रशेखर आजाद ने। इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। HSRA बड़ा नाम आ जाएगा तो दिल्ली, ठीक है ना। और HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो कानपुर में इसकी स्थापना होती है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, दिल्ली। HSRA की स्थापना कहाँ होती है, दिल्ली में। कौन करता है इसकी स्थापना, चंद्रशेखर आजाद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1907। देखिए जे बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय पर। ये रद्द किस वर्ष हुआ था? 1911 ईस्वी में। इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए होगा 1911 में। क्या होता है 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। उसमें ब्रिटेन का जो सम्राट था जॉर्ज पंचम और उसकी जो महारानी थी वहाँ की मैरी, ये आते हैं और जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द घोषित कर दिया जाता है और 1911 में दिल्ली को राजधानी क्षेत्र बना दिया था। इसको अच्छे से याद रखना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? देखिए बताना है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसमें कौन सा नहीं बदलता है? देखिए तीव्रता चेंज हो जाती है, वेग भी चेंज हो जाता है और तरंग दैर्ध्य भी चेंज हो जाती है, लेकिन आवृत्ति जो प्रकाश की वो चेंज नहीं होती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? ऑप्शन ए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन डी पानी जम जाएगा। देखिए हमें बताना है 9 डिग्री सेल्सियस से हमें तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कराना है तो जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है वो अधिकतम होता है और आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। इसे अच्छे से याद रखना। घनत्व क्या होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर? अधिकतम, और आयतन होगा न्यूनतम। तो हम 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे तो क्या होगा? 9 डिग्री सेल्सियस पे आयतन पहले के 4 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे टेम्परेचर, तो पहले क्या होगा? घटेगा, न्यूनतम होगा सबसे कम, उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आयतन पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाएगा, 9 से हम 4 पे आएंगे तो यहाँ पर न्यूनतम हो जाएगा, उसके बाद फिर बढ़ने लगेगा। तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगर यहाँ पूछा जाता घनत्व, तो घनत्व क्या होता? घनत्व पहले बढ़ता फिर घटता। ठीक है ना, इसमें उल्टा होता घनत्व का। तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, इसे अच्छे से याद रखना। ठीक है ना, इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है ऑप्शन ए CSO4, ऑप्शन बी CSO4.12H2O, ऑप्शन सी होगा CSO4.H2O, ऑप्शन डी CSO4.2H2O। देखिए बताना है POP का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। इसको हम क्या करते हैं 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो इसमें से क्या होगा 1/2 H2O जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। जो इसके निकलने के बाद जो बचेगा CaSO4.12H2O, ये बनता है हमारा POP। यहाँ इसे कहते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए जो POP होता है उसमें जल के क्या होते हैं 1/2 अणु होते हैं। देखो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा 2CaSO4H2O। ये भी आ सकता है इसका रूप। ठीक है ना, 2 से इसमें गुणा करने पर, या इसका ½ H2O होते हैं। ठीक है, जल के अणु उसमें, इसको अच्छे से याद रखना। वहीं बात कर लें प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो सूत्र हो गया जिप्सम का सूत्र क्या CaSO4.2H2O। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं नेक्स्ट। टांका एक मिश्र धातु है। ऑप्शन ए टिन तथा शीशे की, ऑप्शन बी टिन तथा तांबे की, ऑप्शन सी टिन तांबे तथा जस्ते की, ऑप्शन डी होगा टिन शीशा तथा जस्ते की। देखिए बताना टांका जो है वो किस टांका, या फिर क्या कहते हैं सोल्डर भी कहते हैं, धातु क्या कहते हैं सोल्डर। ठीक है ना, तो ये किससे मिलकर बना है मिश्र धातु किस किस की है? तो ये होती है टिन तथा शीशे की। इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। वहीं बात कर लें कांसा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। कांसा में कापर होगा और टिन होगा। ठीक है, कापर और टिन, SN। टिन का क्या होता है रासायनिक वो सिंबल SN। ठीक है ना, तो कांसा कापर और टिन का। और अगर वहीं बात कर लें टांका किसका होता है? टांका जो होता है वो PV लेड का और SN टिन का। ठीक है ना, इसमें से धातु होती है, इसे अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, यानी पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी प्रदूषण, ऑप्शन डी बीज। तो ये पेडोलॉजी होती है वो किसका अध्ययन है? मिट्टी का अध्ययन है। इसको कैसे याद रखेंगे हम? पेड़ किस में लगते हैं? मिट्टी में लगते हैं। तो जो पेडोलॉजी इसमें पेड़ आ जाएगा वो किसका अध्ययन हो जाएगा? मिट्टी का अध्ययन। ठीक है ना, इसे अच्छे से याद रखना। तो पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मिट्टी का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। खसरा की बीमारी होती है ऑप्शन ए वायरस से, ऑप्शन बी कवक से, ऑप्शन सी जीवाणु से, ऑप्शन डी होगा माइकोप्लाज्मा से। देखिए बताना जो खसरा होता है वो किससे होता है? देखिए खसरा बीमारी होती है वो किससे होती है? वायरस से होती है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए वायरस से होने वाली अन्य बीमारी कौन कौन सी है? चेचक, इन्हें भी याद रखना। ठीक है ना, खसरा हो गई, पोलियो हो गई। ठीक है, पीलिया और पोलियो दोनों किससे होती हैं? ये वायरस से होती हैं।
एड्स भी किससे होता है? वायरस से होता है। और रेबीज भी किससे होता है? ये भी वायरस से होता है। इन्हें हम, ये सब क्या है? वायरस से होने वाली प्रमुख बीमारियां, इन्हें अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? यानी कि ये बताना है इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए ये क्या होगा, ये भारत का नक्शा है, तो ये क्या है? पश्चिम। पश्चिम में क्या है? अरब सागर, ठीक है ना। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है ये, ठीक है। तो देखिए पश्चिम में ढाल क्या है? ज़्यादा है, ठीक है ना। पश्चिम में ढाल क्या है? ज़्यादा। तो यहाँ पर नदियाँ क्या है? एस्चुरी बनाती, क्या बनाती है यहाँ पर? एस्चुरी। और पूर्व में क्या है? ढाल कम है, तो जहाँ धीरे धीरे बहती हैं नदियाँ, तो यहाँ पर क्या होता है? ये क्या बनाती हैं नदियाँ? डेल्टा बनाती हैं। तो जो नदियाँ पश्चिम में बहकर अरब सागर में गिरेंगी वो क्या बनाएंगी? एस्चुरी बनाएंगी। और जो नदियाँ पूर्व में बहकर बंगाल खाड़ी में गिरती हैं क्या बनाएंगी? डेल्टा बनाती हैं। तो देखिए नर्मदा और जो ताप्ती नदी है वो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो ये जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। बाकी जो अन्य 3 नदियां हैं, महानदी, गोदावरी और कावेरी, ये सब क्या है? डेल्टा बनाती हैं। और कहाँ गिरती हैं? ये बंगाल की खाड़ी में। तो देखिए इसका तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात भी है और ये जल विद्युत परियोजना भी, ठीक है ना। यहाँ पर बांध भी है। तो ये कहाँ पर है? शिव समुद्र जलप्रपात जो है वो, यहाँ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य में है। और ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, याद रखना, ठीक है ना। का से कर्नाटक, का से कावेरी, दोनों अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। कर्नाटक राज्य में और कौन सी नदी पर है? ये कावेरी नदी में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। चल देखते हैं नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? हरित क्रांति, ठीक है ना। तो ए का हो जाएगा पहला, ए का हो जाएगा पहला। दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? श्वेत क्रांति। बी का हो जाएगा तीसरा, अच्छे से याद रखने से। मत्स्य पालन से संबंधित कौन सी? मत्स्य, मछली किसमें रहती है? पानी। पानी का रंग कैसा होता है? हल्का हल्का नीला। तो सी का क्या हो जाएगा? दूसरा, नीली क्रांति। मत्स्य उत्पादन से कौन सी थी? नीली क्रांति। तो सी का हो जाएगा दूसरा। और उर्वरक से क्या? भूरी क्रांति, ठीक है ना। उर्वरक से संबंधित कौन सी? भूरी क्रांति। तो डी का हो जाएगा चौथा। तो 1 3 2 4 देखते हैं। 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। देखिए तालचेर भी आ सकता है और तलचर, ठीक है, कहीं कहीं तलचर भी लिखा होता है, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना है। ये कोयला क्षेत्र है। तालचेर आ सकता है या फिर तलचर आ सकता है। कहाँ पर? ये महानदी घाटी, महानदी घाटी में है ये, महानदी की घाटी में ये कोयला क्षेत्र पड़ता है। तलचर किस राज्य में है? ये उड़ीसा में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है। कौन सी नदी घाटी में? महानदी घाटी में, ठीक है। और ये तलचर क्या है? कोयला से क्षेत्र, कोयला का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कांडला बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन ए खंपात की खाड़ी में, ऑप्शन बी कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी कच्छ का रण में, ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी में। देखिए जो कांडला बंदरगाह है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ये कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में। सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? ये गुजरात, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना। इसका नया नाम भी हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है ना। इसको भी ध्यान रखना। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। निम्नलिखित समूह में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? देखिए बताना है निम्न में से कहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। देखिए भूमध्य रेखा क्या होती है? ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये जो 0 डिग्री रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो ये बताना है भूमध्य रेखा है किस किस देशों से होकर गुजरती है। ये कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। इसमें बताना है निम्न में से किस देशों से होकर गुजरती है। तो देखिए इसमें क्या है, हमें क्या करना है, हमें पता है मलेशिया से रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। तो मलेशिया जिसमें होगा उसे काट दो, इससे नहीं गुजरेगी, इससे नहीं गुजरेगी। बाकी वेनेजुएला से भी रेखा नहीं गुजरती है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए कहाँ से गुजरती है? इसमें कोलंबिया से गुजरती है रेखा, केन्या से गुजरती है और इंडोनेशिया से रेखा गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। भूमध्य रेखा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। अगर आपको ये 13 नाम याद करने हैं तो मैं इसका ये दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। कौन कौन से देश हैं ये? देखिए साओ टोम और प्रिंसिप, कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, 2 जगह बढ़ गया था ये। 2 देशों का युगांडा है, सोमालिया, इंडोनेशिया, इक्वेडोर, ब्राज़ील, गैबन, केन्या, मालदीव, किरिबाती और कोलंबिया। ये कुल मिलाकर कितने देश हैं? ये 13 देशों से होकर ये रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती है। इन्हें अच्छे से याद रखना। चलो देखते हैं नेक्स्ट।
भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1951। देखिए, भारत में जो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में हुई थी और वर्तमान में इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। ठीक है ना, इसका नाम बदल के क्या कर दिया 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। ठीक है ना, इसको भी याद रखना। तो इसकी जो योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 1950 में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो देखिए, जो भारतीय शेयर बाजार का है मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय शेयर बाजार की स्थापना होती है फेरवानी समिति की सिफारिश पर। ठीक है ना, ध्यान रखना, फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसको भी ध्यान रखना। चल देखते हैं नेक्स्ट। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है? ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी चक्रीय, ऑप्शन सी संघर्ष संबंधी, ऑप्शन डी संरचनात्मक। देखिए, जो भारत में अधिकांश बेरोजगारी वो कौन सी है? संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ये बेरोजगारी क्या होती है? ये कौशल के अभाव में, यानी लैक ऑफ स्किल, लोगों के अंदर कौशल नहीं है, इसके कारण ये बेरोजगारी होती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है? यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी नैरोबी, ऑप्शन डी होगा नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, नैरोबी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में। ठीक है, नैरोबी कहाँ पर है? ये केन्या में। केन्या राजधानी है नैरोबी, यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है? यूएनईपी की 1972 में। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जैव विविधता में परिवर्तन होता है? देखिए, जैव विविधता बताना है किधर तरफ बढ़ती है। देखिए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। देखिए, जैव विविधता क्या होती है? एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की संख्या जहाँ अधिक होगी वहाँ जैव विविधता अधिक होगी, और जहाँ इनकी संख्या कम होगी वहाँ जैव विविधता क्या होगी? कम होगी। देखिए, ये उत्तरी ध्रुव और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर क्या है? वर्ष भर क्या होती है? बर्फ जमी रहती है। तो यहाँ पर कुछ ही पेड़ पौधे उगते हैं और कुछ ही यहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, सब जीव जंतु यहाँ पर नहीं रह सकते। तो यहाँ पर जैव विविधता क्या होती है? कम होती है। लेकिन भूमध्य रेखा के आसपास वर्ष भर वर्षा होती रहती है, यहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक होती है। तो हम भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो जैव विविधता क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? जैव विविधता बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है ना, एक समान नहीं रहती है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, एक तरफ राज्य दे रखे हैं। देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, सही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है, सही है बिल्कुल। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। कहाँ पर ये? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पिन वैली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इससे अच्छे याद रखना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित संवर्धित सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था? ऑप्शन ए कनाडा के संविधान से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी इटली के संविधान से, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। देखिए, 3 प्रकार की सूची होती है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। तो जो संवर्धित सूची का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। वहीं बात कर लें दक्षिण अफ्रीका संविधान से क्या लिया है? संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, इसे भी अच्छे से याद रखना। और कनाडा से क्या लिया है? संघीय ढांचा लिया गया है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए, एक तरफ प्रावधान दे रखे हैं, एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं। विधानता नए राज्यों को शामिल करना, यानी कि विधि विधान से नए राज्यों को शामिल करना, इसका प्रावधान दे रखा है अनुच्छेद 2 में। तो ए का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, ए का हो जाएगा दूसरा। समानता का अधिकार बताया था मैंने, आर्टिकल 14। बी का क्या हो जाएगा? पहला। बी का पहला हो जाएगा। वहीं बात कर लें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22 में दे रखा है, इसका क्या होगा? सी का हो जाएगा चौथा। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, यानी वीटो पावर, किस में दे रखी है? ऑप्शन ये हो जाएगा इसका डी का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, डी का तीसरा। तो क्या जाएंगे हमारे? 2 1 4 3, 2 1 4 3, अच्छा 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर इसका। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान में कुल
अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 10। देखिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ए होगा 12 अनुसूचियां। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। जब संविधान बना था कितनी अनुसूची थी? 8। बाकी ये 4 अनुसूची थी, बाद में जोड़ी गई थी, ठीक है ना। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं कब जोड़ी गई थी? ये पहला ही संविधान संशोधन हुआ था संविधान में, तब जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ये तब जोड़ी गई थी। इस संबंधित दल बदल से, और ये किससे? भूमि सुधार संबंधित। 9वीं किससे? भूमि सुधार से। 10 किससे है? दल बदल से। और 11वीं कब जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ये किस संबंधित है? पंचायती राज से, ठीक है। और 12वीं कब जोड़ी गई थी? ये 74वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसमें किसका प्रावधान दे रखा है? नगर पालिका, ठीक है। तो 10वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कुल मिलाकर कितनी होगी? अब 12 हो गई, ठीक है। 9वीं अनुसूची पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं 52वां दल बदल, 11वीं 73 पंचायती राज, और 12वीं 74 इसमें क्या है? नगर पालिका संबंधित है। और 9वीं कौन सी है? भूमि सुधार से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12A। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? देखिए इसमें इसका ये कहने का मतलब ये है कि किस जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33, ऑप्शन सी अनुच्छेद 132, ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। तो देखिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा, अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो रिट जारी करता है। रिट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है। और इसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। वहीं बात कर लें हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा, ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रधानमंत्री कह लें या मंत्रिपरिषद कह लें, ठीक है, ये किसके प्रति जवाबदेह होती है? लोकसभा के प्रति, ठीक है। सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो मंत्रिपरिषद का ही प्रधानमंत्री होता है, तो मंत्रिपरिषद जो होती है पूरी वो लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है, उत्तरदायी होती है। सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। देखिए कितने लोकसभा के समर्थक होने चाहिए इसमें बताना है। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 60। देखिए 50 समर्थन होने आवश्यक है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, ठीक है। सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी कानपुर। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद का। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे अच्छे से याद रखना। उत्तर प्रदेश के मामले में कुछ ज़्यादा आई है। वैसे अगर बात करें दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, और राज्य की बात करें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर स्थित हैं, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए कुल स्थानों का 1/3, ऑप्शन बी महिलाओं की आबादी के अनुपात में, ऑप्शन सी कुल स्थानों का 1/4, ऑप्शन डी परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार। देखिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा, कुल स्थानों का 1/3 यानी 33% आरक्षण दे रखा है महिलाओं को। किसमें? ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं उसमें, ठीक है। चल देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में। देखिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में। इसकी स्थापना कब होती है? 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। चलिए यहाँ पर वीडियो हमारी क्या है? कंप्लीट होती है। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।